बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम एडवोकेट चौधरी आदिल रहमान रंधावा है। मैं आज अपने तमाम व्यूअर्स को वेलकम करता हूं अपने चैनल प्रूडेंशियल लेगम पर। हमारे इस चैनल का मकसद है आम आवाम तक लीगल अवेयरनेस को पहुंचाना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेटमेंट बिफोर द पुलिस, और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो मेरे दोस्त एडवोकेट हुसैन मुबारक शाह साहब। सबसे पहले तो मैं उनको वेलकम करना चाहूँगा, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। शाह साहब, थैंक यू सो मच कि आपने आज हमें वक्त दिया। अच्छा शाह जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेटमेंट बिफोर द पुलिस, जिसमें से एक क्वेश्चन है एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द पुलिस। हमारी डिस्कशन का मेन मकसद है इसका रेलिवेंट लॉ क्या है, इसकी मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है और इसकी एडमिसिबिलिटी क्या है। जी तो चौधरी साहब, आज का हमारा टॉपिक है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पुलिस। चौधरी साहब, सबसे पहले हम अपने इस टॉपिक को दो हिस्सों में डाइसेक्ट करते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पुलिस। विच पुलिस ऑफिसर इज अथॉराइज्ड टू एग्जामिन विटनेस अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी। एक तो हमें ये देखना होगा विच विटनेस इज एलिजिबल टू एग्जामिन हिमसेल्फ बिफोर द आईओ अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी। दूसरा हमने ये देखना होगा। तो ये सब इसका जो रेलेवेंट सेक्शन है वो 161 सीआरपीसी है। और अगर हम 161 सीआरपीसी के कंटेंट्स को देखें तो कहता है कि एवरी पुलिस ऑफिसर हु इज इन्वेस्टिगेटिंग अंडर दिस चैप्टर। विच चैप्टर? चैप्टर 5। चैप्टर 5 टाइटल्ड एज इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट। एक तो चलिए सब ये कैटेगरी होगी कि चैप्टर 5 के मुताबिक कोई भी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा है, एक तो उसके पास पावर है कि वो विटनेस को एग्जामिन कर सकता है, और दूसरा नॉट बिलो द रैंक ऑफ सच ऑफिसर एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब इन हिज जनरल एंड स्पेशल ऑर्डर। गवर्नमेंट ने जो अपने जनरल स्पेशल ऑर्डर में प्रिस्क्राइब किया है उस रैंक से कम रैंक का बंदा इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, ना ही एग्जामिन कर सकता है विटनेस को। कम से कम उस रैंक का बंदा, ये दूसरी कैटेगरी आ जाती है। तीसरी जो कैटेगरी आ जाती है एनी ऑफिसर हु इज एक्टिंग ऑन द रिक्विजिशन ऑफ सच ऑफिसर। ये जो तीन कैटेगरीज में आईओज हैं या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, इनके पास पावर है, ये किसी भी ऑफेंस में इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और विटनेस को अंडर सेक्शन 161 एग्जामिन कर सकते हैं। अब जो सब जो दूसरी कैटेगरी है कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, इसके लिए फिर हमें जो 161 का कंटेंट है वही देखना पड़ेगा। 161 का कंटेंट क्या कहता है? एवरी पर्सन सपोज टू बी अपॉइंटेड विद द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। और ये जो अथॉरिटी है ये आईओ के पास है। आईओ डिटरमिन करेगा कि उसको किसको 160 के तहत उसने हुक्मनामा तलबी भिजवाना है और किस किस को उसने 161 के तहत एग्जामिन करना है। अगर आपने बात की है मोड ऑफ एग्जामिनेशन की, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो 161 के मुताबिक है वो है ही मे एग्जामिन ऑरली। वो उसको ऑरली एग्जामिन कर सकता है। अच्छा शाह जी, जैसा कि आपने बताया कि आईओएस का एक स्पेसिफाइड रैंक मैंशनड है, तो मुझे ये बताएं कि ब्लास्फेमी केसेस, रेप केसेस और मर्डर केसेस और नारकोटिक केसेस, इनमें किस रैंक का आईओ है जो इन केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, और कानून में ये चीज़ कहीं पर डिफाइन की गई है? जी जो साहब, अगर हम ब्लास्फेमी केसेस और रेप केसेस को देखें तो ये सीआरपीसी के चैप्टर 5 का एक सेक्शन है 156A और 156B। 156A के कंटेंट्स को देखा जाए और 156B के कंटेंट को देखा जाए तो जो इन्वेस्टिगेशन की पावर्स हैं वो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को दी गई हैं। और जब इन्वेस्टिगेशन की पावर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को दी गई हैं तो विच मीन्स के जो विटनेस इन ऑफेंसेस में एग्जामिन होगा वो भी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ही एग्जामिन करेगा। इसी तरीके से आपने नारकोटिक्स केसेस की बात की, सेक्शन 53 है जो पंजाब कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 2025 का, उसमें भी ये बात मेंशन की गई है कि जो आईओ की पावर्स हैं वो कम से कम जिस रैंक के बंदे को दी गई हैं उसका सब इंस्पेक्टर होना ज़रूरी है। तो उन केसेस में भी जो विटनेस को एग्जामिन किया जाएगा वो सब इंस्पेक्टर ही करेगा। अच्छा, तो शाह जी आप एक टर्म यूज़ कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, तो हमारे व्यूअर्स को ये भी बताएं कि इन्वेस्टिगेशन होती क्या है। जी सब जो वर्ड है ना इन्वेस्टिगेशन, जो टर्म्स है इन्वेस्टिगेशन, अगर आप वर्ड इन्वेस्टिगेशन को लें तो इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर के अंदर आप इसको इस तरीके से कवर करेंगे, टू कलेक्ट द एविडेंस अगेंस्ट एंड इन द फेवर ऑफ एक्यूज्ड। एक्यूज्ड के फेवर में भी कलेक्शन ऑफ एविडेंस का नाम इन्वेस्टिगेशन है और एक्यूज्ड के अगेंस्ट भी जो एविडेंस कलेक्ट करने का नाम इन्वेस्टिगेशन है। अच्छा शाह जी, मुझे ये बताएं कि स्टेटमेंट अकॉर्डिंग अंडर सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी, क्या ये एडमिसिबल है एविडेंस में? जी साहब, कुछ एपेक्स कोर्ट की जजमेंट है जिस तरीके के साथ 2007 एमएलडी पेज 372 हो गया, 2005 पीसीआरएलजे पेज 988 हो गया, 1968 एससीएमआर पेज 611 हो गया। अब अगर आप इन जजमेंट के कंटेंट्स को देखें तो कहते हैं कि स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी इज नॉट सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस एंड कैन ओनली बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रडिक्शन टू ब्रिंग द ट्रुथफुलनेस फ्रॉम द विटनेस।
अब 161 की जो स्टेटमेंट है, ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, ये कोरॉबरेटरी इन नेचर है। इट्स नीड फर्दर कोरॉबरेशन। अब जब इसकी कोरॉबरेशन है, इसकी कोरॉबरेशन चाहिए और ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, तो इस वजह से ये एविडेंस में एज इटसेल्फ एडमिसिबल नहीं है। इसका जो पर्पस है वो बेसिकली कॉन्ट्रडिक्शन है। अच्छा शाहिद, जैसा कि आपने फरमाया, कोई भी जो विटनेस है वो अपनी स्टेटमेंट आज सून एज पॉसिबल रिकॉर्ड करवा सकता है, 1-2 दिन के डिले से करवा सकता है, या कोई थोड़े टाइम के बाद भी वो रिकॉर्ड करवा सकता है। तो शायद जी मुझे ये बताएं कि एक जो विटनेस है वो एक बिलेटेड स्टेज पर अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता है, तो उसमें उसको क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं? जी जो साहब, एक जजमेंट है 2011 PCLRJ पेज 1126। बहुत ही प्यारी बात डिले के ऊपर, डिले ऑन द स्टेटमेंट एट रिलेटेड स्टेज के ऊपर कही गई है। इफ द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 CRPC बाय द प्रोसिक्यूशन विटनेस इज विद डिले, it's itself is not sufficient to discard its value, but circumstances make so. If there are certain ulterior motive like filling up lacunas in the prosecution case, it's disvalued such type of statements. तो अगर आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और डिले इस वजह से होता है कि आपको गवाह नहीं मिल रहा, आपको कोई प्रूफ नहीं मिल रहा और आप वो प्रूफ के लिए या गवाह के लिए उसकी मिन्नतें करते हैं या कोई किसी से कोई चीज़ लेने के लिए, तो फिर तो ये जो सर्कमस्टांसेस हैं, ये स्टेटमेंट जो बिलेटेड स्टेज के ऊपर रिकॉर्ड होती है उसको वैल्यूलेस करार देते हैं। लेकिन अगर आपके पास जस्टिफिकेशन मौजूद है, जिस तरह 2011 PCLRJ पेज 1296 के अंदर कहा गया है कि अगर डिले विद जस्टिफिकेशन होगा तो वो एडमिसिबल है। दूसरी आपने बात की कि एक दिन की जो स्टेट डिले है वो अफेक्ट नहीं करता, तो इसके ऊपर जो जजमेंट है वो 1968 SCMR पेज 611 है। उसमें ये कहा गया कि एक दिन का जो डिले है वो इसको बिल्कुल किसी तरीके से इफेक्ट नहीं करता। अच्छा तो शाह जी, अगर जो ये स्टेटमेंट है वो एविडेंस में एडमिसिबल ही नहीं है, तो इसको रिकॉर्ड करने का मकसद क्या है? जी साहब, जो स्टेटमेंट आपकी 161 की रिकॉर्ड होती है, तो जिस तरह मैंने एपेक्स कोड का हवाला दिया 2007 MLD 2005 PCLRJ 1968 SCMR का, कहते हैं कि इट कैन बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोडिक्शन। इसका एक तो पर्पज कंट्रोडिक्शन है, दूसरा आप देखें कि आपकी 161 CRPC की जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है वो कितने दिन के बाद होती है? मैक्सिमम 1 दिन, 2 दिन। अच्छा, अगर आप देखें कि ये ज़्यादा लेट होती है और आप उसके डिले की जस्टिफिकेशन भी प्रोवाइड ना करें, तो वो भी इटसेल्फ फैटल होती है 161 की स्टेटमेंट को एडमिसिबल करार देने के लिए। तो इस वजह से जो 161 की स्टेटमेंट है ये अकरंस के 1 दिन, कुछ घंटे फ़ौरन, या 2 दिन मैक्सिमम कर लें, ये कुछ केसेस में ज़्यादा भी हो सकता है, इतने डिले के साथ होती है। लेकिन जो कोर्ट के अंदर आप एग्जामिनेशन इन चीफ रिकॉर्ड करवाते हैं उसमें 6 महीने, 1 साल, 2 साल और कुछ केसेस में तो 3-3 साल लटक जाता है। तो अकरंस के फ़ौरन बाद एक तो विटनेस की मेमोरी फ्रेश होती है, एक तो उसके फॉल्स इम्प्लीकेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसी वजह से 161 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है कि 161 की स्टेटमेंट टू ब्रिंग द ट्रुथफुलनेस फ्रॉम द विटनेस से जो ट्रुथफुलनेस है वो ब्रिंग करने के लिए आप 161 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। और जब वो एग्जामिनेशन इन चीफ के लिए आता है तो आप अगर वो वहाँ पे कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाता है तो वो उसकी डिसऑनेस्ट इंप्रूवमेंट शो कर सकते हैं, प्रीवियस स्टेटमेंट से कंट्रडिक्ट करवा सकते हैं। अच्छा तो शाह जी, मुझे ये बताएं कि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है सेक्शन 161 CRPC के तहत, ये जो डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखी जाती है, ये कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है या प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है? जी साहब, ये अनप्रिविलेज डॉक्यूमेंट है। 162 CRPC के तहत अगर आप देखें, 162 सब सेक्शन 2 CRPC के तहत, तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है और इसकी कॉपी जब अगर आप सेशन ट्रायल कर रहे हैं तो 265C सब सेक्शन 3 के तहत आप इसकी कॉपी मिलना एक आपका राइट है। लेकिन इसका जो सेपरेट रिकॉर्ड कैप्ट किया जाता है 172 सब सेक्शन 2 CRPC के तहत और 161 में भी जो लास्ट क्लास है वो यही कहता है कि आइए इसकी एक सेपरेट कॉपी बनाएगा, जिसको फिर बाद में वो अपनी ज़िम्नियों में शामिल करता है। तो ज़िम्नियों की हद तक, क्योंकि वो तो प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है, एक्यूज को या उसके किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को नहीं दी जा सकती। लेकिन जो 161 की स्टेटमेंट है ये आपका राइट है 265C सब सेक्शन 3 के तहत। और अगर आपको 265C के तहत 161 की स्टेटमेंट नहीं मिलती तो फिर जो एविडेंस होगी वो एविडेंस इग्नोर समझी जाएगी PLD 1968 लाहौर पेज 694 के तहत। इस केस में जो 161 की स्टेटमेंट थी वो प्रोवाइड नहीं की गई, जिसकी वजह से इस एविडेंस को ऑनरेबल कोर्ट ने इग्नोर कर दिया और ये लाहौर हाई कोर्ट तक उनके ये फैसला जो है वो इंटैक्ट रहा। अच्छा तो शाह जी, मुझे ये बताएं, अगर कोई कंप्लेनेंट एक FIR लॉन्च करवाता है, ठीक है,
और उसके बाद वो फर्दर किसी और इंस्टेंस पे चाहता है कि मैं कोई और इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करवाऊँ या कोई इन्फॉर्मेशन दूँ, तो वो भी क्या 161 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएगा या उसके लिए कोई और फॉर्म मौजूद है? जी साहब, आपने एक नाम सुना होगा सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट का। बिल्कुल। एक क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है कि आपको सीआरपीसी में कभी भी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के ऊपर कोई लॉ नहीं मिलेगा। बल्कि आप सीआरपीसी को छोड़ें, 2007 वायलार पेज 534 ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि देयर इज नो प्रोविजन एग्जिस्ट इन सीआरपीसी फॉर सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट इट जस्ट टू फिल अप लकूनास इन द प्रोसिक्यूशन केस। फिर इसी तरीके के साथ आप एक और जजमेंट ले लें, 2008 वायलार पेज 1891 tendency of police to add something in the form of supplementary statement is must to be deprecated and such matter is determined by the trial court। अब चाहिए सर, जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट है ना, बेसिकली उसकी कोई प्रोविजन सीआरपीसी में एग्जिस्ट नहीं कर रही। सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट को अगर आप देखें तो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जो है वो भी सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस भी नहीं है। सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के ऊपर दो व्यूज़ हैं, एक है 2007 वायलार पेज 1471 और दूसरा आपको याद होगा नूर मोहम्मद केस जो 2008 में आया। अब 2007 वायलार पेज 1471 में कहा है कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ एफआईआर बट इट्स कंसिडर्ड ऑन सम एस्पेक्ट दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ एफआईआर। लेकिन नूर मोहम्मद केस के अंदर ये व्यू ही चेंज कर दिया, उन्होंने कहा कि नीदर इट इज एफआईआर नॉर इट इज़ रेड एज अ पार्ट ऑफ एफआईआर। अब जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट है उसको अगर वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस भी नहीं है, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट को करबोरेशन चाहिए। सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जो है और 161 की स्टेटमेंट है, इसमें किसी हद तक कुछ डिफरेंस मौजूद है, लेकिन अगर कोर्ट में आपने 161 की स्टेटमेंट को जिस तरीके के साथ साबित करना है, इसी तरीके के साथ आपको सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट को भी साबित करना है। अब आप कह सकते हैं कि कुछ हद तक किसी काइंड तक जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट है वो काइंड है 161 स्टेटमेंट की ही, लेकिन क्योंकि 161 की तहत जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है वो साइन नहीं होती। अगर वो साइन हो जाए चोई साहब, तो फिर तो 162 सब सेक्शन 2 का वो जो प्रोसीजर अगर फॉलो नहीं किया जाएगा तो इसको वन स्टेटमेंट अंडर 161 सीआरपीसी कह ही नहीं सकते हैं। लेकिन जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट है वो तो उसने सम काइंड ऑफ एप्लीकेशन देनी है। अब एग्जामिन करना और एप्लीकेशन देना, इन दो चीज़ों में फ़र्क है। अगर कोई किसी को एग्जामिन कर रहा है तो वो क्वेश्चंस के आंसर लिख रहा है, और अगर कोई किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो वो इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन दे रहा है। तो अगर आप इन दोनों की काइंड्स को देखें तो इनमें फ़र्क है बहुत ज़्यादा। लेकिन आपको जिस मोड के तहत आपने प्रूव करना है 161 की स्टेटमेंट को, आपने उसी तरीके के साथ ही सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट को प्रूव करना है। अच्छा, तो शादी जैसा कि आपने बताया कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड अंडर 161 का जो मेन मकसद होता है वो कन्फ्रंटेशन है, तो अगर प्रोसिक्यूशन अपना कोई विटनेस गिवन अप कर दे तो क्या उससे भी कोई फ़ायदा उठाया जा सकता है या नहीं? ये सब बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। ट्रायल के हवाले से ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मैं आपको इसका जवाब एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से देता हूँ, PLD 2011 सुप्रीम कोर्ट पेज 554। If the statement recorded under section 161 CRPC by the prosecution witness who is not produced in the court, his statement is not considered a substantive piece of evidence but criminal court in order to save administration justice system and in consonance with section 162 subsection 2 CRPC, वो क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस सिस्टम को सेव करने के लिए इसको नॉट एज एविडेंस बट जस्ट टू एड इट, वो इससे एड ले सकती है। जिस तरीके से 129G कानूनी शहादत ऑर्डर के तहत वो कोर्ट एक प्रिजम्पशन ड्रा करती है, तो ऐसा विटनेस जिसकी 161 की स्टेटमेंट मौजूद है उसको प्रोसिक्यूशन उसको प्रोड्यूस नहीं करती। तो आप PLD 2011 सुप्रीम कोर्ट पेज 554 अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी जो स्टेटमेंट है वो ऑल दो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, लेकिन कोर्ट उसको कंसिडर कर सकती है, उससे एड ले सकती है और 129G के तहत प्रिजम्पशन भी ले सकती है उस स्टेटमेंट से। जी, तो व्यूअर्स, हमारा आज का सेशन यहाँ पर कंक्लूड होता है। हमारी आज की जो वीडियो थी वो थी एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द पुलिस। इसके मुतल्लिक हमें अपनी कीमती राय से आगाह करते रहें, हमें अपना फीडबैक दें ताकि हम आपके सामने इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आएँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।